we have another concept in debentures that is called issue of debentures as a collateral security. इसको समझने से पहले we need to understand कि बैंक एक कंपनी को किस तरह से लोन देता है. Let's say there is a company XYZ Limited and there is a bank SBI. XYZ Limited SBI बैंक के पास जाती है कंपनी और बैंक को बोलते हैं कि हमको पैसे की जरूरत है. सो SBI बैंक क्या करता है, XYZ लिमिटेड को 10 लाख रुपए का लोन सैंक्शन कर देता है, बट विद अ कंडीशन ये है कि XYZ लिमिटेड को कुछ ना कुछ अपना एसेट मॉर्टगेज करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ अपना एसेट SBI के पास गिरवी रखना पड़ेगा. ठीक है, अगर XYZ लेट्स से 6 लाख रुपए की अपनी बिल्डिंग SBI के पास मॉर्टगेज कर देती है, SBI के पास गिरवी रख देते हैं SBI को एज अ सिक्योरिटी. सो एज अ सिक्योरिटी अगर SBI के पास XYZ लिमिटेड अपनी बिल्डिंग बैंक को दे दे, तो क्या SBI बैंक XYZ को 10 लाख का लोन दे देगा? खुद सोचो, अगर SBI बैंक 10 लाख का लोन दे रहा है तो कम से कम 10 लाख रुपए की सिक्योरिटी भी तो होनी चाहिए SBI के पास. बट इस केस में सिक्योरिटी कितने की आ रही है? 6 लाख रुपए की. सो 4 लाख रुपए बैंक जो लोन देगा वो अनसिक्योर्ड माना जाएगा और जो 6 लाख रुपए लोन देगा बैंक वो सिक्योर्ड माना जाएगा. ठीक है ना? बिकॉज अगर कल को XYZ लिमिटेड इज नॉट इन अ पोजिशन टू रीपे दिस लोन, तो बैंक क्या करेगा? SBI 6 लाख रुपए वाली बिल्डिंग को बेच देगा और 6 लाख रुपए तो अपने रिकवर कर लेगा. बट व्हाट अबाउट द अनसिक्योर्ड लोन? 4 लाख रुपए तो बैंक रिकवर नहीं कर पाएगा ना. तो SBI XYZ लिमिटेड को बोलता है कि मुझे कुछ और भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करो ताकि मैं आपको 10 लाख का लोन सैंक्शन कर सकूं. सो SBI इज आस्किंग फॉर एडिशनल सिक्योरिटी. इस एडिशनल सिक्योरिटी को हम कोलैटरल सिक्योरिटी भी बोलते हैं. अब XYZ लिमिटेड के पास तो सिर्फ एक बिल्डिंग थी जो उसने गिरवी रख दी बैंक के पास, इसके अलावा तो XYZ के पास कुछ भी नहीं है. तो XYZ ने क्या किया? XYZ ने अपने कुछ डिबेंचर्स SBI को एज अ कोलैटरल इशू कर दिए. SBI के पास अपने कुछ XYZ ने डिबेंचर वाले जो सर्टिफिकेट्स थे वो उठाए, उन पे साइन किया और SBI के पास गिरवी रख दिए और SBI को बोला कि ये 4 लाख रुपए के एडिशनल सिक्योरिटी के तौर पे आप हमारे डिबेंचर्स रख लो. इस डिबेंचर को क्योंकि कंपनी ने एज अ सिक्योरिटी इशू किया है, तभी इस टॉपिक को हम क्या बोलते हैं? इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी. क्लियर हुआ? अब विद दिस बैकग्राउंड हम इस पूरी चीज को समझते हैं. कोलैटरल सिक्योरिटी मींस एडिशनल सिक्योरिटी गिवन टू द लेंडर मींस SBI ओवर एंड अबव द प्राइम सिक्योरिटी मींस बिल्डिंग टू सिक्योर द अमाउंट ऑफ लोन एडवांस्ड बाय द लेंडर. तो जब एक लेंडर कंपनी को कुछ लोन देता है तो कंपनी इज बाउंड टू प्रोवाइड सर्टेन सिक्योरिटी अगेंस्ट दैट लोन. जो पहली सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है उसको बोलते हैं प्राइम सिक्योरिटी. जैसे कि हमारे एग्जांपल में प्राइम सिक्योरिटी क्या थी? बिल्डिंग. बट व्हेन द प्राइम सिक्योरिटी इज नॉट अप टू द लेवल ऑफ द टोटल लोन अमाउंट और प्राइम सिक्योरिटी की वैल्यू कम रह जाती है लोन से, तो कुछ पोर्शन लोन का अनसिक्योर्ड रह जाता है. In that situation, the lender asks the company to provide certain additional security, which is called collateral security. Clear one? Now, this collateral security can be realized by the lender only when the prime security falls short to meet the total loan repayment or the accrued interest thereon. अब देखो, कल को अगर XYZ Limited is not in a position to repay the loan to the bank, तो बैंक सबसे पहले क्या करेगा? बैंक सबसे पहले इस बिल्डिंग को सेल करेगा और इस बिल्डिंग को सेल करके उसके पास जो कुछ भी पैसा आएगा उस पैसे को वो यूज करेगा अपने लोन अमाउंट को सेटल करने में और अगर कोई इंटरेस्ट पेएबल था उसको भी सेटल करने में. बट अगर
फिर भी पूरा लोन नहीं चुका पाया ये बिल्डिंग को बेच के, तो फिर बैंक क्या करेगा, जो एडिशनल सिक्योरिटी होती है, कोलैटरल सिक्योरिटी होती है, उसको भी बेच के अपने पैसे पूरे करता है। क्लियर हुआ? नाउ द डिबेंचर्स कैन बी इशूड एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी बाय द कंपनी। अब देखो, कंपनी ने क्या किया, 6 लाख रुपए की बिल्डिंग तो दे दी, पर अभी भी 4 लाख रुपए की एडिशनल सिक्योरिटी बैंक मांग रहा था। कंपनी के पास कुछ था नहीं, तो कंपनी ने क्या किया, 4 लाख रुपए के डिबेंचर साइन किए और बैंक के पास एज एडिशनल सिक्योरिटी और एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी गिरवी रखवा दिए वो डिबेंचर्स। द होल्डर ऑफ सच डिबेंचर्स, होल्डर ऑफ सच डिबेंचर्स मतलब बैंक, विल रिसीव द इंटरेस्ट ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ लोन एंड नॉट ऑन दीज डिबेंचर्स। ये समझना बड़ा जरूरी है। बैंक को जब हमने ये डिबेंचर्स इशू किए, तो ये डिबेंचर्स को हम सिर्फ एज अ सिक्योरिटी दे के आए हैं, ये सिर्फ हम गिरवी रख के आए हैं। इस डिबेंचर से हमारे पास पैसा नहीं आया, पैसा तो लोन का आया था, बस उस लोन को सिक्योर करने के लिए हमने ये डिबेंचर्स गिरवी रखे हैं। डन। सो बैंक को इंटरेस्ट जो कंपनी पे करेगी वो तो लोन अमाउंट पे करेगी। लोन अमाउंट कितना था, 10 लाख का, और जो 4 लाख के डिबेंचर इशू किए गए हैं एज ए कोलैटरल, इन डिबेंचर्स के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं पे करेगी कंपनी टू बैंक। बट इन द इवेंट ऑफ फेलियर टू पे द लोन, कहता है अगर लेकिन कंपनी इज नॉट एबल टू पे द लोन, देन द बैंक may choose to claim his right on these debentures। और जब पैसा नहीं मिल पाएगा बैंक को अपने लोन का पूरा, फिर वो इस डिबेंचर के ऊपर अपनी राइट को क्लेम करेगा। क्लियर है? तब तक सिर्फ ये डिबेंचर हमारे तिजोरी में से हटके बैंक की तिजोरी में है, सिर्फ बैंक के लॉक एंड की के अंडर ये एज अ सिक्योर्ड डिबेंचर्स के रूप में पड़े हैं, एज अ सिक्योरिटी पड़े हैं। इसको हमने इशू नहीं किया, इसके अगेंस्ट हमने पैसा नहीं लिया। इसको समझ लो पहले विद एन एग्जांपल कि जब हमने 4 लाख रुपए के डिबेंचर इशू किए थे, इशू किसको किए थे, लोगों को, सब्सक्राइबर्स को, तब एंट्री क्या हुई थी, तब एंट्री हुई थी बैंक अकाउंट डेबिट, कंपनी के पास 4 लाख रुपए आए थे, पैसे आए थे, टू 10% डिबेंचर्स। और ये डिबेंचर किसके पास हैं, ये डिबेंचर सर्टिफिकेट हमने साइन करके इन लोगों को दे दिए। क्लियर है? और इन लोगों से जो पैसा आया था वो हमारे बैंक अकाउंट के अंदर जमा हो गया था। ये तो केस है जब हमने डिबेंचर को इशू किया था फॉर कैश। अब जो हम कर रहे हैं वो है कि हमने वही कागज डिबेंचर्स किसको दे दिए, बैंक को दे दिए। तो ये डिबेंचर्स किसके पास चले गए, बैंक के पास। पर ये बैंक के पास किसी पैसों के अगेंस्ट नहीं गए हैं। बैंक ने क्या किया था, बैंक ने हमारी कंपनी को सबसे पहले लोन दिया 10 लाख रुपए का। तो जब बैंक ने हमको लोन दिया तो हमने लोन की एंट्री पास करी, बैंक अकाउंट डेबिट 10 लाख टू बैंक लोन अकाउंट। तो हमारे बैंक में बैंक ने लोन का अमाउंट डिपॉजिट कर दिया। ये तो बैंक में पैसे आए लोन के। फिर हमने क्या किया, हमने अपनी बिल्डिंग के जो कागज थे जो हमारे नाम पे थे, कंपनी के नाम थे, हमने वो कागज उठाए, बिल्डिंग के कागज, और वो कागज भी हमने बैंक के पास एज सिक्योरिटी डिपॉजिट कर दिए। तो जब हम कोई कागज, कोई दस्तावेज, कोई एनीथिंग विच हैज अ टाइटल और टाइटल डीड ऑफ द बिल्डिंग, हम वो जब बैंक को डिपॉजिट करेंगे, गिरवी रखेंगे, तो क्या हम उसकी कोई एंट्री पास करेंगे? नहीं, किसी भी चीज को गिरवी रखने की कोई एंट्री पास नहीं होती है। ठीक है ना? तो जस्ट बिकॉज वो कागज मेरे पास पड़े थे और मैंने वो उठा के बैंक को दे दिए, बैंक ने भी अपने पास रखे, उससे मेरी बिल्डिंग बेची नहीं गई है। बिल्डिंग तो मेरी ही है, कंपनी की ही है, पर वो बिल्डिंग के कागज अब मेरे पास नहीं है, वो कागज किसके पास है, बैंक के पास। इसकी कोई एंट्री नहीं पास होती है। सिमिलरली जब हमने ये डिवेंचर को साइन किया कागज को, और ये भी बैंक को दे दिए एज सेकेंड सिक्योरिटी, ये थी प्राइम सिक्योरिटी और हमने डिवेंचर जो दिए वो है सेकेंडरी सिक्योरिटी।
तो भी हम कोई एंट्री पास नहीं करेंगे, बिकॉज वो कागज चाहे मेरे पास पड़े हो, चाहे वो कागज बैंक के पास पड़े हो, इट इज वन एंड द सेम थिंग, है तो वो कागज ही। अभी ना इसके अगेंस्ट कोई पेमेंट आई है और ना ही हमारी बिल्डिंग बिक गई, ना ही हमारे डिवेंचर इश्यू हो गए। ये डिवेंचर सिर्फ हमने एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी बैंक के पास जमा कर दिए। क्लियर हुआ? सो और कोई एंट्री पास नहीं करनी है। अब कंपनीज एक्ट 2013 हर कंपनी के ऊपर एक कंडीशन लगाता है। कंडीशन ये लगाता है कि अगर कोई ऐसी मटेरियल इंफॉर्मेशन है which is very important for the disclosure to the shareholders, to any external agency, to rating agencies, to banks, to financial institutions, तो आपको वो इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट के अंदर लिखनी जरूरी है। अब देखो, अगर कंपनी ने अपनी बिल्डिंग गिरवी रख दी है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू बी अंडरस्टूड एंड नोन बाय द शेयर होल्डर्स एंड ऑल अदर पर्संस जिनको ये नॉलेज रखनी चाहिए। सिमिलरली अगर हमने अपने डिबेंचर्स एज अ कोलैटरल किसी को गिरवी रखवाए हैं, ये इंफॉर्मेशन भी एज पर लॉ हमको बैलेंस शीट में और उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स में डिस्क्लोज करनी है। डिस्क्लोज करने के लिए एक्ट हमारे को दो ऑप्शंस देता है या दो मेथड्स देता है। मेथड नंबर 1 एंड मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 1 ये है कि आप इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फेस पे डिस्क्लोज करोगे। किस फैक्ट को डिस्क्लोज करोगे? इस फैक्ट को डिस्क्लोज करोगे कि आपने डिबेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी गिरवी रखे हुए हैं बैंक के पास। और क्यों गिरवी रखे हैं? बिकॉज आपने लोन लिया था। क्लियर है? सो फर्स्ट मेथड को समझने के लिए हम चलते हैं फॉर्मेट पे। There are two ways to deal with the issue of debenture as a collateral security. First way is only the balance sheet disclosure, यानी कि जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं कंपनी की, उस बैलेंस शीट के अंदर हम ये लिख देंगे, इस फैक्ट को लिख देंगे कि हमने अपने डिबेंचर गिरवी रखे हैं एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी टू द बैंक अगेंस्ट द लोन टेकन फ्रॉम बैंक। सो इसको कैसे लिखते हैं? बैलेंस शीट का फॉर्मेट वही है जो हमने शेयर कैपिटल में सीखा था। पर्टिकुलर शेड्यूल नंबर, करंट अमाउंट एंड प्रीवियस अमाउंट। हमारे एग्जांपल्स में प्रीवियस ईयर के अमाउंट की वैल्यू नहीं है, कोई भी उसके रिलेटेड डेटा हमारे पास नहीं होगा। हमने यहां सीखा था सबसे पहला जो हेड है वो है साइड है, वो है इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड। दो साइड्स होती हैं बैलेंस शीट की, एक लायबिलिटी साइड और एक एसेट साइड। लायबिलिटी साइड को कंपनीज के केस में हम क्या बोलते हैं? इक्विटी एंड लायबिलिटी। उस साइड में एक आइटम होती है नॉन करंट लायबिलिटी की। उस नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर एक फर्दर सब डिवीजन होती है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर हम सिक्योर्ड लोन के अंदर सबसे पहली आइटम लिस्ट वाइज लिखेंगे जो हमने बैंक से लोन लिया। बैंक से हमने लोन कितना लिया था? 10 लाख रुपए लिया था। तो हम यहां लिखेंगे बैंक लोन 10 लाख टेकन फ्रॉम एसबीआई बैंक। और फिर हम इसके नीचे एक डिस्क्लोजर देंगे। डिस्क्लोजर क्या देंगे? ये पढ़ो ध्यान से। दिस लोन इज सिक्योर्ड बाय इश्यू ऑफ, कितने लाख के डिवेंचर आपने इश्यू किए थे? 4 लाख रुपए के, 4 लाख रुपीज डिवेंचर्स इश्यूड एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। बस इतना सा डिस्क्लोजर देना है हमको इस बैलेंस शीट के फेस पर, इस बैलेंस शीट के हेड के अंडर। ठीक है? जब भी कोई कंपनी की बैलेंस शीट को रीड करेगा तो वो देखेगा कि कंपनी ने 10 लाख का लोन तो ले रखा है एसबीआई बैंक से, लेकिन इस लोन के अगेंस्ट कंपनी ने 4 लाख रुपए के अपने डिबेंचर्स गिरवी रखे हुए हैं एज कोलैटरल सिक्योरिटी। क्लियर हुआ? सो इसी से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन आपको अब देता हूं। लेट्स से XYZ लिमिटेड टेक्स अ लोन ऑफ rupees 10 lakh from SBI bank, issues rupees 4 lakh 10% debentures to SBI bank as a collateral security। आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड प्रॉपर डिस्क्लोजर। तो सबसे पहली जो जर्नल एंट्री पास होगी वो होगी 10 लाख का लोन लेने की।
लोन लिया तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 10 लाख टू SBI लोन अकाउंट 10 लाख। ये तो हमने लोन ले लिया, तो जर्नल एंट्री तो हमने पास कर दी। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है गिव अ प्रॉपर डिस्क्लोजर एज पर द कंपनीज एक्ट। तो हम डिस्क्लोजर के लिए क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट। जब हम बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाएंगे तो उसमें सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, शेड्यूल नंबर एंड अमाउंट। साइड ए, दो साइड होती है ना, ए साइड एंड बी साइड, लायबिलिटी एंड एसेट। तो यहां पर हम लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसके अंदर हमारा कौन सा हेड होता है, नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर हमारा एक हेड होता है विच इज कॉल्ड सिक्योर्ड लोन्स। सिक्योर्ड लोन्स के अंडर हम क्या दिखाएंगे, आइटम 1 हमने किससे लोन लिया था, SBI से, तो SBI बैंक लोन। कितना लोन लिया है हमने, 10 लाख रुपए का, तो यहां पर आ जाएगा वो, ठीक। और इसकी नरेशन में हम लिखेंगे डिस्क्लोजर। ये है हमारा कोलैटरल का डिस्क्लोजर जिसको हम सीख रहे हैं। हमने इस बैंक का लोन लेने के लिए क्या चीज गिरवी रखी है, 4 लाख रुपए के डिबेंचर्स। तो हम लिखेंगे सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ ₹4 लाख 10% डिबेंचर्स एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। तो ये जो साइड है जहां पर हमने लोन को शो किया है उसके नीचे हमने ये डिस्क्लोजर लिखना है। जैसे हम ये डिस्क्लोजर लिखेंगे तो हमारा जो कंपनी एक्ट का एक रिक्वायरमेंट थी हम उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लेंगे। सो दिस इज द होल थिंग दैट यू हैव टू डू व्हेन द डिबेंचर्स आर इशूड एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। अब मैंने आपको बोला था दूसरा मेथड भी है इसका, तो एक है मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 में जितना काम आपने मेथड 1 में किया है, जितना काम अभी तक आपने किया है वो तो करना ही है, पर अपार्ट फ्रॉम दैट आपने 2 और काम करने हैं। फर्स्ट, आपने एक और जर्नल एंट्री पास करनी है। आपने एक और जर्नल एंट्री पास करनी है। देखो, एक एंट्री होती है बैंक से लोन लेने की, वो तो आपने एंट्री कर ही दी, मेथड 1 में भी मेथड 2 में भी। मेथड 1 में और कोई जर्नल एंट्री नहीं है, पर मेथड 2 में एक जर्नल एंट्री और है। वो क्या है, जब आपने अपने डिबेंचर गिरवी रखे बैंक को तो आप एक डमी एंट्री डालते हो, है ना। डमी एंट्री क्यों, बिकॉज वो एंट्री का मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ हम उसको रिकॉर्ड करने के लिए अपने पास लिख रहे हैं। उस एंट्री का मतलब ये है, जैसे कि अगर आपने डिबेंचर इशू किए तो आप एंट्री करते हो टू 15% डिबेंचर्स 60,000। अभी हमने डिबेंचर रखे थे ना गिरवी 60,000 के, तो अगर मैं डिबेंचर इशू करता किसी को 60,000 के तो हम एंट्री पास करते 2 डिबेंचर। डेबिट क्या होता, डेबिट होता बैंक। अगर पैसा आया होता हमारे पास डिबेंचर इशू करके, पर यहां पर तो पैसा आया ही नहीं है, ये तो हमने सिर्फ गिरवी रखे हैं, तो हम यहां पर डेबिट क्या कर देंगे, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट 60,000। हमारे पास डिबेंचर जब इशू किए कोलैटरल के तौर पर कोई पैसा रिसीव नहीं हुआ है, बिकॉज अगर हमारे पास पैसा रिसीव होता तो हम एंट्री पास करते बैंक टू डिबेंचर, पर पैसा तो आया ही नहीं है, पर डिबेंचर तो इशू किए, पर उसको अगर अब मैं रिकॉर्ड करूंगा तो बैंक डेबिट नहीं होगा, क्या डेबिट होगा, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। सो वी डेबिटेड डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट टू डिबेंचर जस्ट टू मेक अ प्रॉपर जर्नल एंट्री, बिकॉज जर्नल एंट्री में एक चीज डेबिट और एक चीज क्रेडिट तो होती है। क्लियर हुआ। सो मेथड 2 में ये एक काम है एक्स्ट्रा। अब फिर हम आएंगे डिस्क्लोजर के ऊपर। जब हम डिस्क्लोजर के ऊपर आएंगे तो डिस्क्लोजर बिल्कुल वैसा ही देना है आपने जैसे मेथड 1 में दिया है।
बट इसमें कुछ और एक्स्ट्रा काम भी करना है। अब ये देखो, इतना काम तो ये मेथड 1 का ही है, ध्यान से देखो, नॉन करंट लाइबिलिटी उसके नीचे, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स उसके नीचे, सिक्योर्ड लोन्स उसके नीचे, बैंक लोन। हम ऐसा ही करते हैं ना। तो यहां तक तो आपने सेम काम करना है जैसा आपने मेथड 1 में किया है। अब क्योंकि आपने मेथड 2 में ये एक जर्नल एंट्री पास करी है, इस जर्नल एंट्री के इफेक्ट को आप बैलेंस शीट में पोस्ट करोगे। ये है जर्नल एंट्री का इफेक्ट। जर्नल एंट्री का इफेक्ट ये है कि आपने डिवेंचर इशू किए, क्रेडिट किए डिवेंचर्स, तो वो लाइबिलिटी साइड पे आ गए। 10% डिवेंचर्स लेट्स से 60,000 के। अब इसमें से आपने माइनस कर देना है लेस डिवेंचर सस्पेंस 60,000, तो नेट फिगर 0 ही आएगी, यानी कि ये मेन कॉलम या मेन टोटल ऑफ द बैलेंस शीट को हिट नहीं करेगा, ये अफेक्ट नहीं करेगा बैलेंस शीट को, बिकॉज ये एक डमी एंट्री है। इस एंट्री से सिर्फ ये पता चल जाता है कि आपने डिवेंचर इशू किए हैं, बिकॉज वो डिवेंचर अब आपको बैलेंस शीट में शो होते नजर आएंगे। बस इतना सा काम है मेथड 2 में। क्लियर है?